You're a superhero. So, hello everyone. I hope all of you are safe home and I wish good health for you all. So, I'm Rudhima Jan, a chemistry tutor. Today, we will be discussing about the preparation strategy of chemistry for NEET exam. So, पहले हम ये बात करते हैं कि हमारी जो chemistry subject है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री इन सब में से इजीएस्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. अगर नीट एग्जाम की बात की जाए तो बायोलॉजी जो है वो आपका मेन कोर सब्जेक्ट रहता है, क्योंकि उसके अंदर से 90 मार्क्स की वेटेज, 90 क्वेश्चंस आने हैं. सो दैट्स द कोर सब्जेक्ट. एंड कंपेयरिंग बिटवीन केमिस्ट्री और फिजिक्स, मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव ये है कि केमिस्ट्री उनमें से काफी इजी रहता है. तो सबसे पहले आपको केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना चाहिए, देन बायोलॉजी एंड देन फिजिक्स, क्योंकि केमिस्ट्री अटेम्प्ट करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा. देन बायोलॉजी अटेम्प्ट इसलिए करनी है क्योंकि उसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, एंड देन गो फॉर फिजिक्स. तो ऐसा होता है कि हमारे केमिस्ट्री के अंदर टोटल 45 क्वेश्चंस होते हैं, जो हर क्वेश्चन मतलब ईच क्वेश्चन कंटेन्स 4 मार्क्स. तो टोटल कंप्राइज कितना हो जाता है 180 मार्क्स का. आपको हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए +4 मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं एंड -1 फॉर रॉन्ग आंसर. तो टोटल ऑल इन ऑल देयर आर 45 क्वेश्चंस. अगर हम मोटा मोटा देखा जाए तो ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक में से 15 क्वेश्चन ईच. पर हर बार ऐसा नहीं रहता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है. जैसे ऑर्गेनिक से थोड़ा ज्यादा आ गया या फिजिकल से थोड़ा ज्यादा आ गया, उधर इनऑर्गेनिक से कम हो गया. पर तीनों को कंबाइन करके हमेशा 45 क्वेश्चन ही रहते हैं. ठीक है, वो हम आगे देखते हैं. मैंने एक प्रिपरेशन थोड़ा सा तैयार किया है लास्ट के कुछ ईयर्स का, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि किस हिसाब से थोड़ा चलता है. तो अगर हम देखें, मैंने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया बेसिकली, क्लास 11 एंड क्लास 12. जैसे कि आप सबको पता है कि इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ही आपके नीट का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो होता है. तो क्लास 11 एंड क्लास 12 के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है. पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं. फिजिकल केमिस्ट्री जो क्लास 11th की होती है उसमें से 11 क्वेश्चंस आते हैं जो 44 मार्क्स के होते हैं. फिजिकल केमिस्ट्री जो 12th क्लास की होती है उसमें से 8 क्वेश्चंस आते हैं जो 32 मार्क्स के होते हैं. फिजिकल केमिस्ट्री से मैंने जो देखा है, मेरे जो पास्ट एक्सपीरियंस है, कि बायोलॉजी वाले बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है, पर आप लोगों को उससे डरना नहीं है, क्योंकि इनके एक बार अगर आपका कोर्स स्ट्रांग हो गया, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको एक बार फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया तो 100% आपका आंसर ठीक ही होगा. क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर सपोज आपका आंसर 32 आ रहा है तो वो 32 ही होगा. इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है. अगर ऑप्शन आपको मिल गया तो वो ठीक ही है. इसलिए आपको इससे डर के छोड़ना नहीं है, आपको ये करना है. देन वी विल सी अबाउट इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक 11th क्लास के अंदर 8 क्वेश्चंस आते हैं 32 मार्क्स के. 12th क्लास के इनऑर्गेनिक के अंदर 7 क्वेश्चंस आते हैं 28 मार्क्स के. जो इनऑर्गेनिक है इनके अंदर बहुत कम चैप्टर्स होते हैं जिनसे मैक्सिमम पोर्शन कवर होता है. मैं आपको आगे उन चैप्टर्स की लिस्ट भी दूंगी, तो बहुत कम पढ़ के बहुत सारे मार्क्स मिल जाते हैं. उसके बाद देखा जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th की, उसके 4 क्वेश्चंस आते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th की, उससे 7 क्वेश्चंस आते हैं जो कि टोटल बनाते हैं हमारा 28 मार्क्स का. तो अगर ऑल इन ऑल देखा जाए, जो हमारी 11th क्लास होती है उससे जितनी भी केमिस्ट्री हमें करनी है उसका टोटल बनेगा 92 मार्क्स का. एंड जो 12th क्लास की केमिस्ट्री है उससे टोटल बनता है 88 मार्क्स का. ये एक हल्का सा रफ एस्टिमेशन है जो हमारे पिछले प्रीवियस ईयर चल रहे हैं उनके बेसिस पे. ऐसा नहीं होगा कि ये हार्ड एंड फास्ट है, ऐसा ही होगा. और ऐसा भी नहीं होगा कि इसमें से बिल्कुल भी स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं होगी. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि हमें किन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करना है, किन को थोड़ा छोड़ सकते हैं, और किन को हमें थोड़ा सा मतलब बाद में देखेंगे कि करना भी है या नहीं. मैंने इस लिस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. डू और डाई, यानी कि आपको ये करने ही हैं, आपको नीट के एग्जाम में बैठने से पहले इनको करना ही है. शुड डू, अगर ये करने के बाद आपके पास टाइम बचता है तो आपको शुड डू वाले करने हैं. एंड देन जो डिपेंड्स ऑन टाइम है, इनमें से मतलब थोड़े बहुत कर लो, नहीं करने आपकी मर्जी है.
जो हमारे डू और डाई है, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट इस बेसिस पे किया है कि जो क्वेश्चंस हमारे पास जिन चैप्टर्स में से 3 से ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो 3 से ज्यादा क्वेश्चन मतलब हर पेपर के अंदर कम से कम भी 12 से 15 नंबर का पेपर आया हुआ है एक एक चैप्टर में से। तो आपको पता है कि इनको करे बिना तो आप बैठ ही नहीं सकते पेपर के अंदर। तो और शुड डू की जो कैटेगरी है उसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, और जो डिपेंड्स ऑन टाइम वाली कैटेगरी है उसके अंदर से मतलब कभी ऐसा रहता है कि आ गया, कभी ऐसा रहता है कि नहीं आया, तो कोई फिक्स नहीं रहता कि आना ही आना है। तो हम देखते हैं डू और डाई। जो डू और डाई के मैंने चैप्टर्स लिखे हैं, इस स्लाइड के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उस चैप्टर में से कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आता है। तो पहले डिस्कस करते हैं हमारा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग बेसिकली 3 to 5 क्वेश्चंस आते हैं, और 2015 में तो ऐसा हुआ था कि इस चैप्टर के 5 क्वेश्चन आ गए थे। कुड यू इमेजिन, एक चैप्टर में से 5 क्वेश्चन आ गए, तो वो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपको ये छोड़ना ही नहीं है, और बहुत इजी भी रहता है ये चैप्टर। उसके बाद आगे देखते हैं हम हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से भी हमारे 3 से 4 क्वेश्चन आते ही हैं, हर बार देखे जाते हैं। फिर आता है हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, देखने में तो आपको बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन इसके अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि हमारा एल्केन्स, एल्कीन्स, ये सारे जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक के जो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, ये इंक्लूड कर देते हैं। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि इसके अंदर से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, और ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे हमारा हाइड्रोकार्बन्स। फिर आता है हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें से भी 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। इसके अंदर हमारी सारी रिएक्शंस, अल्केन्स, एल्कीन्स वगैरह, ये इंपॉर्टेंट रहता है। फिर आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से भी 3-4 क्वेश्चन आते हैं। फिर डी एंड एफ ब्लॉक, वो भी इंपॉर्टेंट है। कि वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि क्वेश्चन तो उसमें से 3 से ज्यादा कभी नहीं आए, लेकिन वो बहुत ही छोटा चैप्टर है, उसमें से आपको कुछ मतलब सिर्फ 5-7 पेजेस पढ़ने से आपको 3-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये इसमें से भी 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। फिर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फेवरेट चैप्टर होता है सबका, क्योंकि इसके अंदर जो रिएक्शंस हैं वो उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। किसी भी फील्ड में देख लो, उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज्यादा है, इसलिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है चैप्टर। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड पॉलीमर्स, जो ये चैप्टर है ना, ये बिल्कुल बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। आपकी जो 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक है ना, उसके बिल्कुल पीछे के चैप्टर्स है, 14, 15 एंड 16। तो मैं ये नहीं कह रही इनमें से एक या इनका टोटल अगर हम करें, मतलब इंक्लूडिंग बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड पॉलीमर्स, इनको सबको ऐड करके आपको कम से कम भी 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं। और इसके लिए सबसे खास बात पता है क्या है? इसके लिए सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको कोई भी बुक का कोई का जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से ही वो आपके 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आगे देखते हैं हमारी शुड डू कैटेगरी। इसके अंदर फर्स्ट है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली फिजिक्स का भी पार्ट है। पहले तो इसके अंदर से अगर मैं 2015 से पहले की बात करूं, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आते थे, तो ये डू और डाई कैटेगरी में होता था। लेकिन अब इसमें से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये फिजिक्स में भी है, तो फिजिक्स का पोर्शन ज्यादा आने लग गया है। तो मिला के अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखूं, तो अभी भी इसमें से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा एस ब्लॉक। इसके अंदर से 1 से 2 क्वेश्चन। सॉल्यूशंस आता है, इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन। फिर काइनेटिक्स आता है, 1 से 2 क्वेश्चन। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आता है, 2 से 3 क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड करता है इंपॉर्टेंट डू और, कभी कभी तो ऐसा होता है कि इसमें से 5 क्वेश्चन आ गए, कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें से 1 क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको मैंने शुड डू वाली कैटेगरी में डाला है, डू और डाई में नहीं डाला, कि कभी कभी होता है आ जाते हैं, कभी कभी होता है नहीं आते। उसके बाद रहता है फिनोल्स, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, इसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। फिर एमीन्स, इसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। फिर हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, इसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पहले डू और डाई करना है,
इनके अंदर से ये सारे चैप्टर्स कवर करके फिर आपको शुड डू वाली कैटेगरी पे आना है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है इन सबको परफेक्टली प्रिपेयर करने के बाद, फिर आपको आना है हमारी डिपेंड ऑन टाइम कैटेगरी पे। इसके अंदर से डिपेंडेंट रहता है कि कभी क्वेश्चन आ जाता है, कभी क्वेश्चन नहीं आता। जैसे कि हम देखते हैं मोल कंसेप्ट, ये जो हमारा मोल कंसेप्ट है ना, ये है तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें से कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। मोल कॉन्सेप्ट आपका कितना स्ट्रांग है ये आपसे वो बाकी की आपकी इनऑर्गेनिक में देख लेते हैं, तो डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत कम आता है इस पे। पेरियोडिक टेबल ऐसे ही, पेरियोडिक टेबल जो है, अब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक आपने सभी कर लिया, तो पेरियोडिक टेबल बचा क्या? तो फिर इसमें से भी अगर चैप्टर वाइज देखा जाए तो इसमें से भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस, इसमें से भी बहुत कम क्वेश्चन आता है। हाइड्रोजन में से भी कम आता है। अगर बच्चों की किस्मत अच्छी होती है तो एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन चैप्टर बहुत आसान है। फिर आता है एनवायरमेंट, केमिस्ट्री एंड मेटलर्जी, इनमें से भी कभी क्वेश्चन आ जाता है, कभी क्वेश्चन नहीं आता। तो आपने यहां से ये देखा कि आपको सबसे पहले हमारे ये कुछ चैप्टर्स कवर करने हैं जिनमें से आते ही आते हैं क्वेश्चन, जो कि है केमिकल बॉन्डिंग, इक्विलिब्रियम, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डी एंड एफ, हाइड्रोकार्बन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पी ब्लॉक, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इनमें से भी मैंने कुछ 6 चैप्टर सिलेक्ट करे हैं जिनके हर बार के ऊपर मैंने थोड़ा सा देखा कि कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक बताऊंगी मैं आपको यही बोलूंगी कि आप पेपर पेन लेके उनको नोट कर लें। कि इनऑर्गेनिक की बात करी जाए, डू और डाई को अब मैं दोबारा उठा रही हूँ। डू और डाई कैटेगरी के अंदर जो इनऑर्गेनिक के मैंने चैप्टर बोले वो थे केमिकल बॉन्डिंग और पी ब्लॉक। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर क्वेश्चन बेसिकली कहां से आ रहा है इतने सालों से? हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड ज्योमेट्री पूछ लेते हैं। और उसके बाद पी ब्लॉक में से कहां से आ रहा है? पी ब्लॉक अब इंपॉर्टेंट कौन सा है? आपका क्लास 11th वाला नहीं, उसमें तो कुछ था ही नहीं। क्लास 12th वाला पी ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर वो आपके सारे ग्रुप थे, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो आपको ये सारे ग्रुप पढ़ने हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है हमारा 16 ग्रुप, 17 ग्रुप एंड 18 ग्रुप। ये तो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने, ये तो आपको करने ही हैं। फिर ऑर्गेनिक अगर देखें, हमारी ऑर्गेनिक के अंदर जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने डाला था डू और डाई में। इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रहते हैं IUPAC नेम्स। ये करने बहुत आसान है। एक बार आपको जब ट्रिक पता चल गई, मेथड और रूल पता चल गया, तो आप कोई भी कंपाउंड आ जाए उसका नाम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से क्वेश्चन काफी ज्यादा देखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में वही सब आ गए आपके जो हमारे मिजोमेरिक इफेक्ट हो गया, इंडक्शन इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस इफेक्ट हो गया, इनसे क्वेश्चन आता है। फिर जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास आइसोमर से क्वेश्चन जरूर आता है। फिर ऑर्गेनिक में हमने एक और टॉपिक डाला था डू और डाई में, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इनके अंदर से नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर बार आपको 3-4 नेम रिएक्शंस देखने को पक्का मिलती है। फिर अगर हम फिजिकल की बात करें, इक्विलिब्रियम के अंदर बहुत, इक्विलिब्रियम तो समझो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके 2 पार्ट्स हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में जो क्वेश्चन आता है वो आपका यूजुअली आता है ली-चार्टलर प्रिंसिपल से, और जो आयनिक इक्विलिब्रियम में आता है उसके अंदर आपसे पीएच कैलकुलेशन पूछ लेते हैं। वीक एसिड एंड सॉल्ट की पीएच कैलकुलेशन निकलवा के देखते हैं। फिर आगे होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 टॉपिक है मेन जहां से क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। यहां से जो क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने बेसिकली आपको ये बता दिया कि डू और डाई चैप्टर्स कौन से हैं, और उसके बाद आपको ये भी बता दिया कि उन चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। ठीक है, तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री से मैंने पहले ही बोला, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर्स रहते हैं, तो आपको ये करने हैं। और सबसे बड़ी बात पता है, आप कभी भी यहां से छोड़ नहीं सकते हो। यू कांट लीव एनी टॉपिक फ्रॉम केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स के काफी सारे टॉपिक कनेक्टेड है। तो फिर आप अगर यहाँ पे एक छोड़ोगे तो आपका वहां पे फिजिक्स का भी कट हो जाता है वो टॉपिक। तो आपको ये करना ही है। और आपको 10 ईयर, लास्ट पॉइंट मैं बोलूंगी ये, आपको 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, नीट के, एम्स के और जेईई मेंस के, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सो विद दिस आई वुड से कि आप लोग अच्छे से रहो, प्रिपेयर करो, एंड टफ जो आपके पास ये टफ टाइम है, इससे हमें साथ में मिलके निकलना है। और लेकिन अपनी स्टडीज को इससे इफेक्ट मत होने दो। तो टफ टॉपिक्स के लिए यू कैन फॉलो माय चैनल साइंस ऑन फिंगर टिप। तब तक के लिए
सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। थैंक यू।